नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे बिहार की राजनीति की। बिहार में जिस तरीके से पिछले दिनों राजनीतिक समीकरण बिगड़ते और बनते हुए नजर आए। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की, जब इंडिया गठबंधन और इसके साथ साथ एनडीए गठबंधन दोनों ही खेमे इस असमंजस में दिखाई दिए कि आखिरकार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किस आधार पर किया जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन ने अपने तमाम सहयोगी दलों को यहां पर साधते हुए लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर अब लिस्ट फाइनल कर दी है। आरजेडी बिहार की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, 26 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीटें जा रही हैं, वहीं 5 सीटों पर सीपीआईएम और सीपीआईएमएल पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन ऐसे में मुकेश सहनी, पशुपति पारस, जो कि दोनों नेता बगावत करके भारतीय जनता पार्टी से बाहर आ चुके हैं। दोनों नेता जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजियां दे रहे हैं। एनडीए गठबंधन में जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ तो चिराग पासवान को 5 लोकसभा की सीटों पर चुनावी मैदान में उतारने के लिए सीटें दे दी जाती हैं, लेकिन पशुपति पारस, जिनके पास 5 सांसद थे, उन्हें एक भी सीट नहीं दी जाती है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी की बात करें, जो पूर्वांचल सीमांचल की राजनीति में काफी अच्छा सियासी आधार रखते हैं और निषाद वोट बैंक पर अच्छी पकड़ भी रखते हैं, उनको भी एक भी सीट नहीं दी जाती है। आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? और अब जब आरजेडी ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो क्या आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है? क्या बिहार में आरजेडी का जनाधार सबसे ज्यादा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो 40 सीटों पर यहां पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है, वह भी बिहार में मात्र 17 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच बता दें आपको कि पूर्णिया की जो सीट थी, पूर्णिया सीट यहां पर आरजेडी के खाते में गई है। पिछले दिनों राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी, जो कि पप्पू यादव की पार्टी है, उसका कांग्रेस में विलय हो चुका है। पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई है। ऐसे में अब पप्पू यादव का क्या होगा? पप्पू यादव ये तो स्पष्ट कर चुके हैं कि चुनाव तो पूर्णिया से वह हर हाल में लड़ेंगे, लेकिन किस आधार पर लड़ेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के लड़ेंगे, या फिर निर्दलीय लड़ेंगे, या आरजेडी एक सीट और सैक्रिफाइस करते हुए नजर आएगी? इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पूर्णिया से चुनाव लड़ने को लेकर के पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। क्या मेरी आस्था पर कमी? देखिए, मेरी कमी हो सकती है पूजा और इबादत में। सीमांचल कांग्रेस की जमीन रही है, हमेशा सीमांचल और कोसी ने कांग्रेस को ताकत दिया है आजादी के बाद से। और पप्पू यादव का ये इमोशंस और फीलिंग है, ये मुझे जीना सिखाया है, मुझे खेलना सिखाया, लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। मधेपुरा मेरा घर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मैं लालू यादव जी से मिलकर कह दिया था कि पूर्णिया लड़ूंगा, मधेपुरा में नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने जब मर्जर की बात कही थी तो मैं आवाज आ रहा तो मैं क्या कर सकता था? इसीलिए मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ कि पूर्णिया से अलग होने का मतलब है पूर्णिया से अलग होने का कोई, मैं मेरे जहन में, मेरे खून में मैं सोच ही नहीं सकता। कोई मार दे मंजूर है, खत्म हो जाना मंजूर है। मैं तो बगैर पद के सब कुछ की सेवा करता हूँ। मेरे लिए कोई जाति हिंदुस्तान में न कोरोना में थी, न बाढ़ में था, न किसी चीजों में था। आप हमको जरा बता दीजिए। तो आपने सुना यहाँ पर पप्पू यादव को, जो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव हमारे लिए एक बड़ा चुनाव है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के लोगों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है और मैं किसी भी रास्ते पर जाऊंगा, लेकिन चुनाव अवश्य लड़ूंगा। यानी कि जो पप्पू यादव पिछले दिनों तक ये कह रहे थे कि मैं किसी भी शर्त के आधार पर, मेरी कोई डिमांड नहीं है कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी को शामिल करने की, लेकिन ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव का बड़ा मंच है। पिछले दिनों हमने देखा था कि 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाता है विपक्ष की तरफ से। उससे पहले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पूरे बिहार में निकालते हैं। करीब 10 दिनों तक उस जन विश्वास यात्रा को निकालने के बाद
आरजेडी जिस तरीके से एक बड़ी पार्टी के रूप में सामने आती है और जन अधिकार रैली के माध्यम से, जन विश्वास रैली के माध्यम से जिस तरीके से पटना के गांधी मैदान से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव और तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आते हैं, उसके आधार पर आरजेडी ये मान करके चल रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में 2019 के आंकड़े हम दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे। यानी कि आरजेडी को उम्मीद है कि नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से एक एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है सरकार के खिलाफ, और ऐसे में यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है तो ऐसे में बिहार में सत्ता का तख्ता पलट हम कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों को जीतने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव प्रमुख तौर पर यहां बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में हमने 16 महीने तक मिलकर के सरकार चलाई, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, बहुत सी यहाँ पर नियुक्तियां की गई, टीचर्स लगाए गए, तमाम 3rd और 4th ग्रेड के कर्मचारियों की भर्ती की गई, लेकिन एक भी पेपर भर्ती लीक मामला बिहार में सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से जैसे ही नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बनी है, एडमिट कार्ड के पीछे ही आंसर लिख दिए गए हैं। सुनिए पेपर लीक के मामले को लेकर के तेजस्वी यादव किस तरीके से राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहे हैं। 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? नहीं। और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? ये बिहार में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते आते फिर से वही पेपर लीक। भाजपा का जहां राज रहा वहां पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, मध्य प्रदेश से लेकर के हर जगह। अब बिहार में तो गजबे हो गया। एडमिट कार्ड लेके लोग जाते हैं, उसके पीछे ही उत्तर है। तो हम तो चाहेंगे कि इस बात को आप लोग भी समक्ष जो है रखने का काम कीजिए। तो सुना आपने जिस तरीके से तेजस्वी यादव ये कहते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि बिहार में पेपर लीक का मामला इतना गंभीर मामला है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीतीश कुमार को बिहार के विकास की पटरी पर हम चल रहे थे, वो काम पसंद नहीं आया और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के दोबारा से बिहार को जंगल राज बनाने की कोशिशें की जा रही। यानी कि तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो जारी हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं की जुबान जहरीली होती जा रही है और ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव में आरजेडी के पास उतना वोट बैंक है कि वो अकेले दम पर 26 सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी? कांग्रेस के पास जिस तरीके से 9 जो सीटें आई हैं, उन 9 सीटों में क्या कांग्रेस पार्टी बिहार में कमाल दिखा पाएगी? ये तमाम सवाल जब खड़े हो जाते हैं, जब पशुपति पारस और मुकेश सहनी जैसे दिग्गज नेताओं को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है। पशुपति पारस को उम्मीदें थी कि यदि वे इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो कम से कम 5 सीटें उन्हें मिलेंगी। वही 2 सीटों की मांग करते नजर आ रहे थे मुकेश सहनी, लेकिन ऐसा नहीं होता है और आरजेडी 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। अब देखना ये होगा कि बिहार की राजनीति का रंग किस तरीके से बदलता है, क्योंकि जिस आधार पर जो तमाम सियासी समीकरण बन रहे हैं वहां पर पप्पू यादव किसी भी तरीके से पूर्णिया सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है और जेडीयू से आरजेडी में आई यहां बीमा भारती भी लगातार पूर्णिया सीट से टिकट की मांग करती हुई नजर आ रही। तो क्या पप्पू यादव आरजेडी के खेमे से पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।